ये इस साइड पे आ रहा है भाई, हट्स को क्रॉस करके। माय गॉड। उससे अब बाद ये जो हिफाजती दीवार जो छोटी सी बनी हुई है, इसको भी क्रॉस करके वैसे तो समंदर दूर तक कहीं जाके वो समंदर आप देखिए कितनी बढ़ गई है, कितनी बुलंद हो गई है। तो ये तो अगर आगे कहा जा रहा है कि चले, ये तो नहीं कि सिर्फ अभी का स्पेल है, आगे मजीद बारिशों की पेश हुई है। और ये तो चले इस साल की बारिशें हो गई। कराची का तो भाई जो वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके लेवल भी हम सी लेवल से नीचे हैं। तो क्या सूरत हाल है, क्या खतरात हो सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज हैं ये। अब बहुत शुक्रिया जी आमिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये दिस इज वेरी सीरियस कि एक तो बारिश का ज्यादा होना मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, फिर गर्मी मार्च अप्रैल में इतनी ज़्यादा हो रही थी, वो भी समझ में आने से बालतर था। इस वक्त बारिशें कराची में नज़ीर नहीं मिलती कि मुसलसल चली जा रही हैं, और ये समंदर के लेवल का इतना बुलंद हो जाना कि हॉक्सबे से बाहर पानी आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आमिर साहब? आपने बहुत सारी बातें वो बताई हैं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कहलाती हैं। जी जी। अगर हम लास्ट 25 ईयर्स को देखें तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हिट जोन में आ चुका है, और पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज़ का सामना कर रहे हैं। और अगर हमने इस चीज़ को इसी तरह छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं है जब हम टॉप 5 कंट्रीज़ में हमारा शुमार होगा। क्योंकि आप देखिए, एक इससे पहले जो स्पेल्स चले हैं पिछले 10 सालों का अगर हम जायज़ा लें तो बारिशों का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, खासतौर पे सिंध में और कराची के कोस्टल एरियाज़ में। और फिर एकदम से बारिश हुई, और जिस तरह से प्रेडिक्शंस आई 2022 में, अभी तक जो जुलाई के मूनसून का जो सिस्टम हमारे यहाँ जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान में जो नॉर्मल मूनसून होता है उससे 60% ज़्यादा बारिशें हुई हैं ये जो जुलाई से अब तक। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी तरह से अभी आप देखें तो इस बारिश से तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिसमें सैलाब से मुतासरा लोग भी हैं, बारिशों से मुतासरा लोग भी हैं। और तो बलूचिस्तान ने तो खुद बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस हवाले से। बिल्कुल, बलूचिस्तान में अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशंस हैं। तकरीबन 580 के करीब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और तकरीबन 1000 के करीब अभी भी जो है वो एक और चीज़ भी है आमिर साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। आपने कहा कि हम टॉप 5 कंट्रीज़ में आ जाएंगे जो कि हिट जोन में, ये इम्पैक्ट क्या है, ये हिट जोन क्या है, ये इसकी सिवियरिटी क्या होती है, किस तरीके से ये क्लासिफाई किया जाता है? देखिए, ये ज़रा बताइए। पाकिस्तान को इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा खतरा लाहक है तो वो क्लाइमेट चेंज है, जिसके लिए हम सबको मिलकर इक़दाम करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा एक डिसास्टर होने जा रहा है, जो कि अगर हमने नेक्स्ट 10 ईयर्स कोई प्लानिंग नहीं की तो हम बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी के शिकार हो जाएंगे। एक तरफ हमें बारिशें नज़र आ रही हैं, एक तरफ हम ये सुनते हैं कि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें हम कहते हैं इतने साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया, और ये आगे भी ऐसा ही होगा। आगे भी मूनसून का सिस्टम होगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, कभी ड्राई पीरियड होगा जिसमें हम ड्राउट्स देखेंगे। और अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई एरिया क्लाइमेट चेंज के हिट जोन में है तो वो हमारा सिंध का कोस्टल एरिया है। अच्छा। जिसमें कराची कोस्ट भी शामिल है। क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट इम्पैक्ट की बात करें, जहाँ हीट वेव्स हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड डिसीजेस हमारे सराउंडिंग में पिछले 5-6 सालों में नज़र आ रही हैं, वहाँ पर हम ये देखें कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासरीन होते चले जा रहे हैं, जिसको हम क्लाइमेट अफेक्टीज भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमने छोटी छोटी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को बढ़ाया और वो एक बहुत बड़ी शक्ल में हमारे ऊपर आ गई है। मैं अभी भी ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ जिससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है, जिसके ज़रिए हम दर्जा हरारत में इजाफा कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हमारी वाटर की रिसोर्सेज, अभी जो आप सी लेवल राइज की बात कर रहे हैं, ये तो अभी मूनसून का सिस्टम है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में हाई टाइड होती है और 12 घंटे की, और फिर लो टाइड होती है। लेकिन जो ये मूनसून का स्पेल होता है, इसमें मैक्सिमम हाई टाइड रहती है जब तक ये मूनसून का सिस्टम चलता रहता है। और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स जनरेट हो रहे होते हैं उसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ता है और फिर एकदम से कम हो जाता है। लेकिन खतरनाक तरीन हाई टाइड जो हैं, अब देखें वो हिफाजती दीवार को क्रॉस कर जाना एक चीज़ है, लेकिन फिर उससे आगे बढ़ना एक और चीज़ है, वो फिर खतरे की जानिब एक देखिए इस वक्त जो खतरा है वो हमें नज़र आ रहा है मूनसून के पीरियड में, जो कि एकदम से हाई टाइड हुई, और अभी कुछ टाइम के बाद ये मूनसून का सिस्टम ख़त्म होगा, ये वापस लो टाइड में चली जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है, जिसको मैं कहूँगा कि जो बिल्कुल खामोशी से एक चीज़ बढ़ रही है, वो सी लेवल राइज है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है।
ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और कराची का जो कोस्ट है, इसके बारे में आप देखें तो कराची का जो कोस्ट है ये 1.1 मिलीमीटर पर एयर के हिसाब से बढ़ रहा है, चाहे मूनसून का सिस्टम आए या ना आए। मूनसून के सिस्टम में हमें अभी एकदम से सी लेवल राइज नजर आ रहा है, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, जिसके लिए बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में ये 5.5 सेंटीमीटर से 6.5 सेंटीमीटर बढ़ चुका होगा। तो जो एरियाज़ हैं कराची के कोस्ट में और सिंध के कोस्टल एरियाज़ में हमारे फिशरमैन्स हैं और इस तरह की जो कच्ची आबादियां हैं या इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है इस पे प्लानिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 50 में से मैं कहूँगा 43 ईयर्स बाकी हैं अभी, तो 43 ईयर्स में अगर हम 5.5 सेंटीमीटर टू 6.5 सेंटीमीटर का भी देखें तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इसी तरीके से ये सी वाटर इंक्लूजन जो है, ये हमारे सिंध के कोस्टल एरिया में जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, वो सी वाटर इंक्लूजन का शिकार हो गई। तकरीबन 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो समुंदर खा चुका है और इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। तो हमारे पास क्रॉप्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये भी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम इस फिनोमेना को अब रोक नहीं सकते, हमें नहीं। लेकिन एक और चीज़ है आमिर साहब, अगर एक जानिब यहाँ पर सी लेवल राइज हो रहा है, दूसरी जानिब अगर दरियाओं में पानी आ रहा है, और ज़ाहिर है आपको पता है कि मंगला और तरबेला के बाद कौन सा हमने भाषा डैम बना लिया या कालाबाग बना लिया कि उसको स्टोर कर सकें, तो वो जो तकरीबन कोई 30 मिलियन या 32 मिलियन एकड़ फीट पानी जाके गिरता है समंदर में, और अभी बारिश के बाद मजीद जाके गिर रहा होगा, तो उससे वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगा चीज़ें। देखिए, समुंदर का जो पानी है वो हाईली स्लाइन होता है, ठीक है, और ये जो बारिशों से जो पानी जनरेट हो रहा है और जो हमारे बाकी जो फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज हैं, ये फ्रेश वाटर है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो सिंध का कोस्टल एरिया है और जो इंडस डेल्टा है वो स्लोपी है, नीचे की तरफ है, और सी वाटर इंक्लूजन की वजह से हमारी जो रिवर इंडस की जो क्रीक्स हैं ये सिलाइन हो चुकी हैं। इसमें हाई मतलब बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी है जो समुंदर में पाया जाता है। अब अगर ऊपर से पानी आएगा, दरियाए सिंध का पानी भी अगर आ रहा है और बारिशों में तो ज़्यादा आ रहा है, तो वो पानी हम और जगहों पे स्टोर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है। और डेली बेसिस पर, मूनसून के अलावा डेली बेसिस पर आप किसी भी वक्त जाकर क्रीक्स का जायजा ले सकते हैं। कोई भी क्रीक ऐसी नहीं है रिवर इंडस की जिसमें आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, सारी क्रीक्स हाईली स्लाइन हो चुकी हैं। तो जो एक प्रॉब्लम वाली बात है कि सी लेवल राइज होने से, सी वाटर इंक्लूजन होने से ना सिर्फ हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को खो रहे हैं, बल्कि हम फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज को भी जाया करते हैं। जाहिर है कि आपको पता है कि डेल्टा जो किसी भी मतलब ये कि दरिया का बनता है और इसी तरीके से बनता है, समंदर का पानी आता है, फिर दरिया का पानी उसमें जाके मिक्स होता है, वो कितना इनरिच्ड एरिया होता है, कितना ज़बरदस्त वो इलाका होता है। मतलब आप फिश के हवाले से देख लें, बाकी जो है वो चीज़ों के हवाले से देख लें, बड़ा। लेकिन हैरत है कि ये हमारे यहाँ जो है वो कभी इस मैनेजमेंट पर गौर नहीं किया गया। अब किया क्या जा सकता है, मुझे बताएं कि सारे तो नेचुरल कॉजेज हैं, व्हाट कैन वी डू? देखिए, इसको हम रोक तो सकते नहीं हैं, इसके लिए हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और फ्यूचर में हम उन एरियाज को हॉट स्पॉट करार दे सकते हैं जहां पर इस तरह के इम्पैक्ट के आने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। खासतौर पे सिंध का जो कोस्टल एरिया है जहां पे फिशरमैन रहते हैं, कराची के साहिली इलाके हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज देनी चाहिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग करें जो कि फ्लड्स को, सुनामीज़ को, साइक्लोन्स को जो है वो बर्दाश्त कर सकें, और साथ साथ समुंदर से फासले पर जो है लोगों की रिहाइश को जो है वो तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब फ्लड आता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने साथ चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचा देता है। बिल्कुल सही बात की। ये हमने देखना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा और आगे कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे और उसके जो असरात हैं वो कैसे हमारे सामने अब सामने आ रहे हैं, और अभी भी अगर हम समझ नहीं पाए तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, एंड इट विल बी टू लेट। यस, इसी पैगाम के साथ